एक ऐसी शतरंज की बाजी सोचिए जहां मोहरे कोई और नहीं बल्कि जासूस हैं और हर एक चाल किसी देश का मुकद्दर तय करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच दशकों से चल रहे एक खुफिया युद्ध की। और देखिए, ये सिर्फ जासूसी की कोई कहानी नहीं है, ये वो लड़ाई है जिसने सही मायनों में इतिहास का रुख मोड़ा है। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। और सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि ये लड़ाई कभी भी शुरू से ही बराबरी की नहीं थी। एक तरफ पाकिस्तान की आईएसआई जो 1948 में बन गई थी और दूसरी तरफ भारत की रॉ जो बनी ठीक 20 साल बाद 1968 में। जरा सोचिए, पूरे 20 साल की बढ़त। किसी भी रेस में 20 साल पहले शुरू करने का मतलब क्या होता है, यह हम सब जानते हैं। और देखिए, ये सिर्फ वक्त का ही फासला नहीं था, असल में तो ये संसाधनों का भी एक पहाड़ जैसा अंतर था। सोच कर देखिए, एक तरफ थी आईएसआई जिसके पास थे 8,000 ब्रिटिश ट्रेंड अफसर, और दूसरी तरफ हमारी रॉ जिसके पास शुरुआत में थे सिर्फ 250 लोग। कहाँ 8,000 और कहाँ 250, मतलब कागज पर तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि परछाइयों में लड़ी जा रही इस जंग में इस अंडरडॉग ने रॉ ने आखिर पासा पलटा तो कैसे एक इतने बड़े और पुराने दुश्मन को न सिर्फ टक्कर दी बल्कि कई कई बार उसे मात भी दी। ये समझने के लिए कि रॉ ने ये सब किया कैसे, कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा, रॉ के बनने से भी पहले, क्योंकि आईएसआई तो पहले से ही मैदान में थी और उसके पास भारत को कमजोर करने की एक बहुत ही कह सकते हैं क्रूर और सोची समझी रणनीति पहले से मौजूद थी। ये लाइन शायद कई लोगों ने सुनी होगी, ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स, भारत को 1000 घाव देकर लहूलुहान कर दो। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये आईएसआई की पूरी डॉक्ट्रिन, उनकी रणनीति का निचोड़ था। साफ था, सीधी जंग लड़ने की जरूरत नहीं, बस भारत को अंदर से छोटे छोटे हजारों जख्म देते रहो, उसे धीरे धीरे लगातार कमजोर करते जाओ। और आईएसआई ने इस रणनीति को अमल में कैसे लाया? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में नागा और मिजो विद्रोहियों को हथियार दिए, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के बीज बोए, सेंट्रल इंडिया में नक्सलवाद को हवा दी, और तो और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के चेहरों को भी सहारा दिया। एक तरह से भारत में अंदर ही अंदर कई मोर्चे खोल दिए गए। और फिर इसी माहौल के बीच 1968 में एंट्री होती है रॉ की, और आते ही अपने बनने के सिर्फ 3 साल के अंदर इस बिल्कुल नई एजेंसी ने एक ऐसा दांव खेला, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1971। आईएसआई ने एक इंडियन प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया, लेकिन रॉ को इसकी खबर लग गई। अब रॉ ने क्या किया, उन्होंने बड़ी चालाकी से उसी हाईजैकर को अपना डबल एजेंट बना लिया। प्लान के मुताबिक प्लेन हाईजैक होकर लाहौर ले जाया गया और फिर उसे वही पाकिस्तानी जमीन पर जला दिया गया। नतीजा, पूरी दुनिया की नजरों में पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया जो आतंकवाद को पनाह देता है, और भारत को अपना एयर स्पेस बंद करने का एक मजबूत जायज कारण मिल गया। ये काउंटर इंटेलिजेंस का एक क्लासिक केस था, एक मास्टर क्लास। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एयर स्पेस बंद करना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद रॉ ने एक 3 pronged मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई, और इस पूरी रणनीति का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 14 दिन। जी हां, सिर्फ 14 दिनों के अंदर दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर आया जिसका नाम था बांग्लादेश। और ये जीत कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगता है। 93,000, करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। जाहिर है आईएसआई के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अब इस हार से आईएसआई तो बौखला गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। अमेरिका की सीआईए भी इस नतीजे से खुश नहीं थी। तो अब इन दोनों बड़ी एजेंसियों ने हाथ मिला लिया, और उनका मकसद सिर्फ एक था, भारत के चारों तरफ एक आग का घेरा तैयार करना। और इस घेराबंदी की शुरुआत भी हो गई। देखिए कैसे। 1975 में बांग्लादेश में भारत समर्थक नेताओं की हत्याएं हुईं। 1979 में अफगानिस्तान में सीआईए ने अपना मशहूर ऑपरेशन साइक्लोन शुरू किया। 80 के दशक में श्रीलंका के लिट्टे विद्रोहियों को सपोर्ट किया गया। और यही नहीं, नेपाल और म्यांमार में भी जो बागी गुट थे उन्हें पैसा और हथियार दिए जाने लगे। साफ तौर पर भारत को हर पड़ोसी देश की तरफ से उलझाने की कोशिश हो रही थी। ये सब तो भारत के बाहर चल रहा था,
लेकिन अंदर क्या हो रहा था? अंदर आईएसआई ने लॉन्च किया ऑपरेशन K2। K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान। एक ही वक्त पर दो जगहों पर अशांति फैलाना, अपनी उस हजार घाव वाली रणनीति को और भी तेज करना। लेकिन जाहिर है रॉ चुप बैठने वालों में से नहीं थी। आईएसआई और सीआईए ने मिलकर भारत के चारों तरफ आग का घेरा बनाया था। ठीक है, तो अब रॉ का निशाना वो घेरा नहीं बल्कि उस घेरे को बनाने वाला गठबंधन ही था। यह रॉ का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे साहसी दाव होने वाला था। और इस शतरंज की बिसात पर अगला और शायद आखिरी बड़ा दाव चला जाना था। पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में, वहां एक खास कंपाउंड के अंदर, एक ऐसा कंपाउंड जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी से बस चंद कदमों की दूरी पर था। तो अब हम आ जाते हैं 9/11 के बाद के दौर में। सीआईए पूरी दुनिया में ओसामा बिन लादेन को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और तभी रॉ को एक ऐसी खुफिया जानकारी हाथ लगी जिसने इस पूरे खेल को बदलने की ताकत रखी। उन्हें पक्का पता चला कि बिन लादेन उसी एबटाबाद कंपाउंड में छिपा है। अब देखिए, रॉ चाहती तो खुद भी कोई एक्शन ले सकती थी, लेकिन उन्होंने कहीं ज्यादा स्मार्ट चाल चली। उन्होंने ये बेहद जरूरी खुफिया जानकारी सीआईए को पास कर दी। रॉ को पता था कि इस एक जानकारी का असर क्या होगा। अमेरिका के लिए ये एक जबरदस्त झटका था। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका सबसे करीबी साथी पाकिस्तान असल में उन्हीं के सबसे बड़े दुश्मन को पनाह दे रहा था। और वो पुरानी कहावत है ना कि आप अपने ही आंगन में सांप नहीं पाल सकते, ये सोचकर कि वो सिर्फ पड़ोसियों को डसेंगे। और ये सिर्फ एक भरोसा टूटना नहीं था, ये 8 अरब डॉलर का धोखा था। सोचिए, 8 बिलियन डॉलर्स। ये वो अंदाजन रकम थी जो सीआईए ने इतने सालों में आईएसआई को मदद के तौर पर दी थी। और बस यही वो एक पल था जिसने आईएसआई और सीआईए के मजबूत गठबंधन में हमेशा हमेशा के लिए दरार डाल दी। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या इस खुफिया जंग का कोई अंत है, या ये बस एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, हमलों का और फिर जवाबी हमलों का? क्योंकि जब लड़ाई आमने सामने नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जा रही हो, तो उसमें जीत आखिर दिखती कैसी है? क्या होता है जीत का असली मतलब? क्या इस खुफिया जंग में कोई कभी असल में जीत भी सकता है? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।